हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये जीएस2 लेक्चर सीरीज का 35 नंबर लेक्चर है। आज हम लोग पीआरआई के बारे में पढ़ने वाले हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है जीएस2 का। ये लेक्चर बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, थोड़ा लंबा लेक्चर होने वाला है, तो ध्यान से इसको पढ़िएगा, क्योंकि ये लेक्चर अगर आप ये पूरा देख लेते हैं तो आप जीएस2 के हिसाब से भी और मेंस के हिसाब से भी मतलब मेंस के एसे के हिसाब से भी मतलब आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाइएगा। फ्रेंड्स, इससे पहले जो भी वीडियोस आए हैं, आशा है कि आप सबने वो वीडियोस देख लिए होंगे। और अगर नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट जीएस2 का जो है उसको खोल के देखिए, और जो भी वीडियोस है उसको देख करके नोट्स भी बना लीजिएगा। ये लेक्चर सीरीज आपको पसंद आ रहा है अगर, तो निश्चित से इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सबसे पहले समझते हैं कि अगर इंट्रोडक्शन इसका लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले देखिए, महात्मा गांधी जी ने एक कोट कहा है, क्या कहा है कि व्हेन द पंचायत राज इस्टेब्लिश्ड, पब्लिक ओपिनियन विल डू व्हाट वायलेंस कैन नेवर डू। मतलब क्या समझ में आया कि जब पंचायती राज हो जाएगा उस टाइम पे क्या होगा कि पब्लिक ओपिनियन उतना काम कर सकती है, उतना अच्छे से काम कर सकती है जितना एक वायलेंस के थ्रू हम लोग नहीं कर पाएंगे। ऐसा किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। ये कोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। इसके अलावा अगर कुछ हमें लिखना हो, सपोज क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन के रूप में, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं पीआरआई आर इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल गवर्नमेंट विच आर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, and main function of this institute is to perform development function, regulatory function, and ensure that local governance is in the hand of local people। क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि पीआरआई जो है लोकल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के बाद दिया गया है ना। इसका मेन फंक्शन जो है वो डेवलपमेंट फंक्शन को परफॉर्म करना, रेगुलेटरी फंक्शन को परफॉर्म करना, और साथ में ही लोकल गवर्नेंस जो है वो आम आदमी के हाथ में हो, ये इंश्योर करना है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला जो है वो डेटा के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो टोटल जिला पंचायत जो है वो 630 630 पंचायत समिति में आप देखिए, टोटल पंचायत समिति जो है वो 6614 यानी 6614, और ग्राम पंचायत टोटल जो है वो 2,53,163, 2,53,163। ठीक है। एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है कि एमपी के एक जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने अनाउंस किया था जब वहां पे ग्राम चुनाव होने वाला था, पंचायत चुनाव होने वाला था, उस टाइम पे उन्होंने कहा कि जो भी ग्राम पंचायत वुमन ओनली होगा, वुमन ओनली ग्राम पंचायत जो होगा उसको 15 लाख रुपए दिए जाएंगे डेवलपमेंट करने के लिए। और ऐसे सारे पंचायत जिनमें बिना अनअपोज जो है चीफ चुन लिया जाएगा, सर्वसम्मति से चीफ चुन लिया जाएगा बिना किसी अपोजिशन के, उनको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से। ठीक है, समझ गए इस चीज को? ये डेटा आप याद रखिएगा, ये लिखने के काम आएगा जब आप डेटा फिलर का काम होता है ये सब। ठीक है, फिलर का काम जो है ना, यही डेटा लोग करता है, तो डेटा वगैरह थोड़ा सा शार्प रखिएगा अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं इसके इवोल्यूशन के बारे में। देखिए, इवोल्यूशन जो है जीएस2 के पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने इसको इसलिए इंक्लूड किया है ताकि आपका अगर ऐसे का कोई इससे क्या कहते हैं, पंचायती राज से रिलेटेड या स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड या लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी ऐसे आता है, तो वहां पे ये जो डेटा है, ये जो फैक्ट्स वगैरह मैं अभी बता रहा हूँ आपको, वो आप नोट डाउन करके रख लीजिए, और वो आप ऐसे में यूज कर सकते हैं। देखिए, शुरू करते हैं वैदिक इरा से। देखिए, वैदिक इरा में ना पंचयतन का कॉन्सेप्ट था। ये ग्रुप ऑफ 5 लोगों का जो ग्रुप है ये हुआ करता था। पंच वही इसीलिए बोलते हैं, 5 लोगों का ग्रुप ही पंच हो गया। तो ये पंचयतन का कॉन्सेप्ट है ऋग्वेद, सॉरी, वैदिक टाइम। ऋग्वेदा में सभा, समिति इत्यादि का जो है वो उल्लेख है। आपको पता होगा, विधाता जो है वो लोकल सेल्फ यूनिट को कहा जाता था, लोकल सेल्फ यूनिट को विधाता कहा जाता था। ये वैदिक इरा की बात है। ठीक है, नेक्स्ट जब एपिक एरा आया, एपिक एरा यानी कि जब रामायण महाभारत इत्यादि लिखे गए, तो उस टाइम पे रामायण के अगर देखते हैं तो रामायण में क्या इंडिकेट करता है, रामायण में देखिएगा तो 2 तरह के जो है एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाता है। मतलब 2 एडमिनिस्ट्रेशन के 2 पार्ट्स कहे जाते हैं, पहला पुर और दूसरा जनपद। क्या हुआ? मतलब सिटी एंड विलेज, सिटी एंड विलेज, पुर एंड जनपद, ये याद रखिएगा। ठीक है,
देखिए इसमें एक चीज और कहा गया कि जो स्टेट होता था उसमें एक जो है कास्ट पंचायत जो है वो बनाया जाता था, कास्ट पंचायत होता था और हर एक कास्ट पंचायत का जो एक पर्सन है उसको इलेक्ट किया जाता था, ठीक है। इसको इलेक्ट किया जाता था ताकि वो मेंबर बन सके किसका, राजा के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, समझ गए, राजा के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का वो मेंबर बन सके। तो इन होल स्टेट देयर वेर अ कास्ट पंचायत एंड वन पर्सन इलेक्ट फ्रॉम कास्ट पंचायत was मेंबर ऑफ किंग्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ विलेज, इसका जो एग्जाम्पल है आप ये देखिए, दैट कैन बी फाइंड इन शांति पर्व महाभारत। महाभारत में अलग अलग पर्व है ना, तो उसी तरीके पर्व का मतलब चैप्टर्स हैं, तो वैसे ही शांति पर्व जो है एक चैप्टर है, वहां पे जो है वो सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में चर्चा है, गांव ग्राम का सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में चर्चा है शांति पर्व महाभारत, ठीक है। और मनु स्मृति जो है वहां पे भी इसकी चर्चा की गई है, साथ में अर्थशास्त्र जो है उसमें भी इसकी चर्चा की गई है, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जो है ये है, एज पर महाभारत देयर वेर यूनिट्स ऑफ 10, 20, 100 एंड 1000 विलेज ग्रुप्स। अब देखिए ये जो अलग अलग विलेज होते थे, ग्रुप होते थे विलेजेस के, उनका नाम भी अलग अलग होता था। तो जो एक विलेज का जो चीफ होता था एक विलेज का, उसको ग्रामिक कहते थे, ग्रामिक, ठीक है। ग्रामिक माने चीफ ऑफ द विलेज, उस विलेज का जो चीफ होगा वो ग्रामिक हो गया। ऐसा ही चीफ जिसके अंदर 10 विलेज है, तो 10 विलेज का अगर चीफ है तो वो दशक कहलाता था, दशक। जो अगर 20 विलेज का है तो विषया अधिपति कहलाता था, विषया अधिपति कहलाता था। अगर 100 विलेज का है तो सतग्राम अध्यक्ष कहलाता था, सतग्राम अध्यक्ष। अगर 1000 विलेज का है तो सतग्राम पति कहलाता था, ठीक है, सतग्राम पति कहलाता था, ठीक है। इनका काम क्या होता था, इनका काम होता था कि ये टैक्स कलेक्ट करते थे और रिस्पॉन्सिबल थे किसके लिए, डिफेंस करने के लिए। किसी भी तरीके का अगर लड़ाई झगड़ा होता था, चाहे सिक्योरिटी की बात होती थी, तो ये उसके लिए क्या थे, हाँ रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर आता है एंशिएंट पीरियड। एंशिएंट पीरियड में क्या होगा, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें विलेज पंचायत का जो है मेंशन किया गया है, ठीक है। इसमें उन्होंने कहा है पुर का मतलब विलेज का है और नागरिक का मतलब चीफ का है, मुख्य जो व्यक्ति होता था उसका। देखिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, आज के डेट में नागरिक का मतलब क्या होता है, सिटीजन, लेकिन उस टाइम में नागरिक वो होता था जो चीफ हुआ करता था। मुखिया हमारे यहाँ होता है ना आज के डेट में पंचायत में, उसी तरीके से नागरिक जो है वो चीफ हुआ करता था वहां पे, ठीक है। सो आप इस चीज को याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र में नागरिक का मतलब चीफ होता है, ठीक है। लोकल बॉडीज वेर फ्री फ्रॉम एनी रॉयल इंटरफेरेंस, कोई भी रॉयल इंटरफेरेंस नहीं होता था, राजा को कोई मतलब नहीं है लोकल बॉडी से। लोकल बॉडी जो है वो ग्राम लेवल पे तय होगा, जो भी पंचायत है उसके लेवल पे जो है वो उसका सारा जो है मेंटेनेंस और सारा रूल एंड रेगुलेशन उसी के हिसाब से फॉलो होता था, ठीक है। सारी सत्ता सारी शासन जो है लोकल लेवल पे वो पंचायत करती थी। इसके बाद में मौर्यन या फिर पोस्ट मौर्यन पीरियड की अगर बात करें तो वहां पे जो हेडमैन हुआ करता था, दे वेर असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ एल्डर्स। उनका मतलब एक बुजुर्गों का एक काउंसिल हुआ करता था, वो बुजुर्गों का काउंसिल अपने अनुभव के आधार पे वो जो वहां का जो हेडमैन था उसको सजेस्ट करता था, उसको असिस्ट करता था, ठीक है। दैट कंटिन्यू टू प्ले प्रोमिनेंट रोल इन द विलेज लाइफ। विलेज लाइफ को अच्छा बनाने में ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता था, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है गुप्ता पीरियड। देखिए गुप्ता पीरियड में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो नाम है विषयपति, ये कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है, तो इसको याद करके रखिएगा। विषयपति जो है, यहाँ पे विषयपति का मतलब था डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट का जो ऑफिसर था उसको विषयपति कहते थे। उसी तरीके से ग्रामपति जो था, ग्रामपति वो विलेज का हेडमैन था, ये नाम से ही पता चलता है। लेकिन एक चीज क्लियर हो गया कि यहाँ तक आते आते महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं रह गई थी, तो इसकी वजह से क्या हो गया कि नो रेफरेंस ऑफ वुमेन हेडिंग द पंचायत, कोई भी ऐसा रेफरेंस नहीं मिलता है जिससे हम ये कर सकें कि वुमन जो है वो पंचायत को हेड करती थी, ऐसा कोई रेफरेंस अभी तक नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो आता है इसके बाद में शुरू हो जाता है मिडाइवल पीरियड, ठीक है। मिडाइवल पीरियड यानी इस्लामिक पीरियड शुरू हो गया है इस टाइम तक, मतलब सल्तनत पीरियड की अगर बात करें, सल्तनत पीरियड में क्या हो गया, जो दिल्ली का सुल्तान है, सुल्तान ऑफ दिल्ली, he divided his kingdom in provinces, उन्हें अपने किंगडम को प्रोविंस में बदल दिया और उसको उन्होंने क्या कहा, विलायत कहा। क्या कहा, विलायत कहा, ठीक है। इसके बाद उन्होंने गवर्नेंस के लिए जो अलग अलग पोस्ट बनाए, जैसे गवर्नेंस करने के लिए उन्होंने एक पोस्ट बनाया मुकद्दम। तो मुकद्दम का काम क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन को ये देखता था, एडमिनिस्ट्रेशन को ये
संभालता था, ठीक है। पटवारी होता था, तो पटवारी का काम क्या था, कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू, पैसा जमा करना, पैसा कलेक्शन करना, कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू। चौधरी का जो काम क्या था, सेटलिंग डिस्प्यूट्स विद द हेल्प ऑफ पंच। अब देखिए अभी अभी भी आप देखिएगा कि हमारे यहाँ समाज में अगर कोई टोंट मारता है तो कैसे बोलते हैं, बड़ा चौधरी बन रहे हैं, है ना। तो ये क्या, ये चौधरी यही चौधरी है जो डिस्प्यूट को सेटल करता था, जो लड़ाई झगड़े को शांत करवाता था विथ हेल्प ऑफ पंच, पंच के हेल्प से ये ऐसा काम करते थे, ठीक है। लेकिन इस एरा में कास्टिज्म और फ्यूडलिज्म बहुत ज्यादा जोर पकड़ रहा था, जिसके वजह से सेल्फ गवर्नेंस जो है वो इरोड हो गया, ठीक है। इरोड हो गया मतलब कमजोर पड़ गया, बहुत ही खत्म, मतलब खत्म ही हो गया एक तरह से समझिए, ठीक है। नो मेंशन ऑफ वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन लोकल विलेज गवर्नमेंट। इस एरा में भी, मेडाइवल पीरियड, सल्टनेट पीरियड में भी कोई मेंशन नहीं मिलता जहां पे हम यह कह सकें कि महिलाओं के द्वारा एक विलेज को जो है, लोकल गवर्नमेंट जो है विलेज का, उसको पार्टिसिपेट किया गया या संभाला गया या नेतृत्व किया गया, ऐसा कुछ जो है मेंशन नहीं मिलता है, ठीक है। देखिए फिर आता है ब्रिटिश पीरियड, इसमें तो आकर के सब कुछ खत्म ही हो गया, ठीक है। ब्रिटिश पीरियड में विलेज पंचायत लॉस्ट देयर ऑटोनॉमी, यहाँ पे कुछ नहीं बच गया था। जब अंग्रेज आते हैं तो सब कुछ वो अपने हाथ में ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इनका जो इतिहास अगर आप देखिए तो 1870 में कुछ उन्होंने प्रयास किए थे, कुछ अंग्रेजों ने, उसी में अगर आप कुछ देखेंगे तो जरा देखिए जरा से कैसे कैसे गया है। देखिए 1870 में लॉर्ड मेयो, ठीक है, तो मेयोज रिजोल्यूशन, इनका जो रिजोल्यूशन था उसने थोड़ा सा गति दिया था किसको, लोकल इंस्टीट्यूशन के डेवलपमेंट को। तो इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा एक रिजोल्यूशन बनाया था जिसके थ्रू लोकल इंस्टीट्यूशन के डेवलपमेंट को इम्पेटस मिला था, यानी गति मिली थी, थोड़ा सा उसमें सुधार आया था। कंसेप्ट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन अर्बन म्यूनिसिपैलिटी, अर्बन म्यूनिसिपैलिटी में उस टाइम पे जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का कॉन्सेप्ट था। 1857 के रिवोल्ट के बाद क्या हुआ कि इंपीरियल फाइनेंस वीक हो गया, मतलब जो अंग्रेजों की सत्ता थी उसके बाद जो उनके पास जो पैसे कम हो गए थे, तो इसीलिए सर्विस फाइनेंस जो था वो लोकल टैक्सेशन से होता था, जो लोग टैक्स देते थे उसी से ही सर्विस जो है फाइनेंस किया जाता था, लेकिन लोकल सर्विस को। फिर लॉर्ड रिपन आते हैं 1882 में, ये प्रोवाइड कराते हैं थोड़ा सा डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क जो है वो प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, जिससे जो है इंस्टीट्यूशन जो है थोड़ा सा और मजबूत हो सके। सो लॉर्ड रिपन प्रोवाइडेड मच नीडेड डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क टू दीज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। फिर all existing board mandated to have 2/3, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2/3 मेजोरिटी ऑफ इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल्स, ठीक है। 2/3 मेजोरिटी मतलब क्या हो गया कि जो जितने भी व्यक्ति हैं उस एग्जिस्टिंग बोर्ड में, जो भी बोर्ड चल रहा है उसमें, उसका जो 2/3 मेंबर है वो नॉन ऑफिशियल होंगे और इलेक्टेड होंगे। ऐसे ही नहीं उनको बहाली कर लिया जाएगा, ऑफिशियल भी नहीं हो और इलेक्टेड भी नहीं तो नहीं होगा। 2/3 मेजोरिटी उनकी जो है वो इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल की होनी चाहिए, और साथ में जो चेयरमैन होना चाहिए वो भी उन्हीं में से एक, यानी इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल में से एक होना चाहिए। ऐसा रूल बना दिया गया, ठीक है। और इसको कहा गया मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल डेमोक्रेसी इन इंडिया। इसको क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल डेमोक्रेसी इन इंडिया, ठीक है। रॉयल कमीशन ऑन सेंट्रलाइजेशन इन 1907 बाय CEH होव हाउस, ये CEH होव हाउस जो थे, इन्होंने रॉयल कमीशन की स्थापना की थी 1907 में, जिसने पंचायत को विलेज लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंस दिया था, ठीक है। कौन थे ये, CEH होव हाउस 1907 में, ठीक है। फिर आता है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। इसमें आप ये बताइएगा कि मोंटेग्यू का कौन सा पोस्ट था और चेम्सफोर्ड को कौन सा पोस्ट मिला था, ठीक है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो ये 1919 का जलियांवाला बाग इसी टाइम में हुआ था ना, जरा डेट लिखिए तो जलियांवाला बाग कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए, तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आया 1919 में, दैट ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट टू डोमेन ऑफ प्रोविंस, ठीक है। इसने सब्जेक्ट ही चेंज कर दिया, जो लोकल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट था उसको ट्रांसफर कर दिया डोमेन ऑफ प्रोविंस में, यानी प्रोविंस के डोमेन में, जो प्रोविंस का जो रिलेटेड जो भी डोमेन था, प्रोविंस से रिलेटेड जो भी बातें थी, उसमें सारा सब्जेक्ट जो लोकल गवर्नमेंट का है उसको दे दिया, ठीक है। फिर बाय 1925 क्या हुआ, 8 प्रोविंसेस पास्ट पंचायत एक्ट्स, इन्होंने पंचायत एक्ट पास किया 1925 में, ठीक है। बाय 1926 6 नेटिव स्टेट्स आल्सो पास पंचायत लॉ। देखिए 1925 में 8 प्रोविंस ने पास किया और 1926 में 6 अलग अलग नेटिव स्टेट्स ने पंचायत लॉ को पास किया, ठीक है, समझ गए। अब देखिए, अब यहाँ पर आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस, भारत आजाद हो गया, उसके बाद में क्या होता है,
इसके बाद में सबसे पहले जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके आर्टिकल 40 में ये मेंशन किया गया पंचायत के बारे में, ठीक है। सबसे पहले आप इसको गौर कीजिएगा। फिर आर्टिकल 246 में इसको एम्पावर द स्टेट लेजिस्लेचर टू लेजिस्लेट नीड्स ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ने क्या कहा कि स्टेट लेजिस्लेचर को अगर मजबूत करना है तो सेल्फ गवर्नमेंट का होना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहाँ कहा गया? आर्टिकल 246 में। लेकिन बी आर अम्बेडकर साहब का थोड़ा सा मानना अलग था। वो अपोज करते थे कि पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड मत करो। उनका कहना यही था। ही अपोजेस द इंक्लूजन ऑफ पंचायत इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बी आर अम्बेडकर अपोज्ड द इंक्लूजन ऑफ पंचायत इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए फिर आता है आगे, फिर बनता है एक प्लान जिसको बोलते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसका जैसे ही एक्चुअली ये सीडीपी जो हुआ था, ये 2 अक्टूबर 1950 गांधी जयंती का जो पूर्व संध्या था, उसके ऊपर जो है उसी दिन जो है इसको जो है इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है। और ये किया गया था अंडर इटावा प्रोजेक्ट। इसको अंडरटेक किसने किया था? इसको अंडरटेक किया था एक अमेरिकन एक्सपर्ट थे जिनका नाम था अल्बर्ट मेयर, ठीक है, अल्बर्ट मेयर। सो अल्बर्ट मेयर ने इटावा प्रोजेक्ट के अंदर 2 अक्टूबर 1952 को गांधी जयंती की पूर्व संध्या पे सीडीपी को इंप्लीमेंट किया था, समझ गए। सो इंप्लीमेंटेशन ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन द ईव ऑफ गांधी जयंती 2 अक्टूबर 1952 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इटावा प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय अमेरिकन एक्सपर्ट अल्बर्ट मेयर, ठीक है। इससे क्या हुआ? इट इनकम्पासेस ऑल द एक्टिविटीज ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें क्या किया इन्होंने? जितने भी एक्टिविटीज है रूरल डेवलपमेंट को सबको इनकम्पास किया, सबको एक साथ रखा, ठीक है। 1953 में क्या हुआ? नेशनल एक्सटेंशन सर्विस को इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन ये ज्यादा चला नहीं, ज्यादा रिजल्ट इससे मिलके आया नहीं, ठीक है। फिर क्या होता है? 1957 आता है और उसमें बलवंत राय कमेटी बनती है, बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने देखा जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो वर्किंग है, कम्युनिटी डेवलप प्रोग्राम की जो वर्किंग है, उसको उन्होंने देखा और उन्होंने 3 टियर पीआईआर का सजेशन दिया। उन्होंने पहला जो कहा, उन्होंने कहा ग्राम पंचायत लेवल पे होना, ग्राम पंचायत जो है वो होना चाहिए विलेज लेवल पे, एट विलेज लेवल, है ना, ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल। दूसरा कहा कि पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल, यानी ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति का गठन किया जाए और जिला परिषद का गठन किया जाए जिला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये 3 टियर का उन्होंने बात करा। फिर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी लॉन्च किया गया, ठीक है। ये राजस्थान में हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का क्वेश्चन आप याद रखिएगा। इसको डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन पे बहुत अच्छा मैंने लेक्चर लिया हुआ है, जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? लेटर आंध्र प्रदेश 1959 में। उसके बाद में अदर स्टेट जैसे असम हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटक हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, पंजाब, ये सब स्टेट भी जो है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को जो है वो का जो प्रोसेस है उसको अपनाने लग गए थे, ठीक है, अपनाने लग गए थे। समझ गए इस चीज को, ठीक है। फिर आता है 1977 में अशोक मेहता कमेटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया। इन्होंने 2 टियर पीआरआई की बात करी। एक इन्होंने कहा कि एक तो जिला परिषद कर दीजिए और दूसरा मंडल पंचायत का गठन कीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद में और भी बहुत सारी कमेटी आए, जैसे कि कहते हैं हनुमंतराव कमेटी है, ठीक है। फिर आता है जीके राव कमेटी, फिर एलएम सिंह कमेटी, फिर सरकारिया कमीशन आया, फिर सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर पीके थंगन की कमेटी आई, फिर हरलाल सिंह खेरा कमेटी आई, ठीक है। तो ये सब जो कमेटी है, इस सब के बारे में आपको अगर डिटेल पढ़ना है तो आप लक्ष्मीकांत की बुक पे जाकर पढ़ सकते हैं। इतना डिटेल पढ़ना है, आप सिर्फ नाम अगर भी लिख दीजिएगा ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये 2 जो मैंने कह दिया, एक तो बस ये बलवंत राय मेहता कमेटी का 3 टियर वाला और ये अशोक मेहता कमेटी का 2 टियर वाला, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर जीके राव का जो है, जीके राव जो है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिया था। क्या रिकमेंडेशन दिया? डिस्ट्रिक्ट एज द बेसिक यूनिट ऑफ प्लानिंग। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट को बेसिक यूनिट बनाइए प्लानिंग का और रेगुलर इलेक्शन होल्ड किया जाए, ऐसा उन्होंने कहा। किन्होंने? जीके राव कमेटी में, जीके राव का जो कमेटी था उन्होंने कहा। फिर एलएम सिंह की कमेटी ने कुछ रिकमेंड किया। उन्होंने कहा कि प्रोवाइडिंग मोर फाइनेंशियल रिसोर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायत टू स्ट्रेंथन देम, ठीक है। उनको मतलब पंचायत को स्ट्रेंथन करने के लिए उन्हें ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्स दिया जाए और ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस उनको दिया जाए, ऐसा किसने कहा? एम सिंघवी। देखिए, मैं वही चीज आपको बता रहा हूं जो पीआरआई से रिलेटेड है, ठीक है। इनके
जो एम सिंघवी जी की जो कमेटी में और भी रिकमेंडेशन थे, लेकिन जो पीआरआई से रिलेटेड चीज है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, स्पेसिफिक चीज है। 64th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया 1989 में, ठीक है, दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय राजीव गांधी। राज्यसभा में लाया गया था ये 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, लेकिन ये बिल जो है वो पास नहीं हो पाया, ठीक है, लैप्स हो गया। फिर आगे देखते हैं, फिर पीवी नरसिम्हा राव जी आए कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया 72nd सीएबी यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इन सितंबर 1990। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से शुरू होता है सब अब खेला, ठीक है। जो अंग्रेजों के टाइम पे मर चुका था, मतलब जो व्यवस्था मर चुकी थी, जो हमारे पुराने जमाने से चलती चली आ रही थी, अंग्रेजों तक आते जाते खत्म हो गई थी, अब वो व्यवस्था फिर से शुरू होने वाली है। कहाँ से? पीवी नरसिम्हा राव जी ने 72nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया था वहां से, ठीक है। अब देखिए 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ, ठीक है, दैट वेर पास्ड इन 1992। लोकल स्टाफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन रूरल एंड अर्बन इंडिया। अब ये देखिए, रूरल स्टाफ नहीं है, रूरल सेल्फ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया गया रूरल लेवल पे और अर्बन इंडिया लेवल पे, ठीक है। इसने क्या किया, दो न्यू पार्ट को ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन में, पहला पार्ट 9 और दूसरा पार्ट 9A। तो पार्ट 9 जो है इसमें पंचायत किया गया बाय 73rd अमेंडमेंट, और जो पार्ट 9A है उसमें म्यूनिसिपैलिटी को ऐड किया गया 74th अमेंडमेंट था ये, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, और यहीं से जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद में दो तीन चीज और है जो आपको समझना जरूरी है। जैसे बेसिक यूनिट ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आता है विलेज लेवल पे ग्राम सभा, ठीक है, और म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे वार्ड कमेटी। इसको याद रखिएगा, ये मैं जस्ट आपको ज्ञान दे रहा हूं ताकि आप जो है कंफ्यूज ना करें। तो ये बेसिक यूनिट है, डेमोक्रेटिक सिस्टम का बेसिक यूनिट है, ठीक है। समझ गए इस चीज को? मतलब ये हुआ कि जो अपना जो लोकतंत्र का जो सिस्टम है उसका सबसे बेसिक यूनिट अगर मैं कहूँ क्या है, तो ग्राम सभा है विलेज लेवल पे, और म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे वार्ड कमेटी है, ठीक है। अगर थ्री टियर सिस्टम जो है वो पीआरआई का अगर हम देखें तो पंचायत है विलेज लेवल पे, ब्लॉक तालुक लेवल पे और मंडल लेवल पे जो है वो जो पंचायत समिति बनती है, ठीक है, जैसा मैंने कहा था, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद बनता है, ठीक है। देखिए कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे 2 टियर भी है, कुछ में 3 टियर है। तो आप किसमें क्या है वो आप लक्ष्मीकांत की बुक में देख लीजिएगा, वो आपको देखना नहीं है, याद नहीं रखना, बस आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहां पे क्या है वो देख लीजिएगा, ठीक है। फिर 33% वुमन रिजर्वेशन जो है वो लाया गया। इसके साथ ही SC ST के लिए भी रिजर्वेशन जो है किया गया है ना, सीट रिजर्व किया गया। ऑन डिसोल्यूशन विद इन 6 मंथ इलेक्शन की बात कही गई 243E में। फिर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बात कही गई 243ZD में, ठीक है। तो ये सब चीज को ध्यान रखिएगा, जिसमें मेन पॉइंट है, सब कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन अगर आप इतना लिख दीजिएगा ना तो टीचर समझेगा कि भाई इसको बहुत नॉलेज है, ठीक है। तो ये पॉइंट सब आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ तक जो मैंने पढ़ा है वो ऐसे में बहुत ज्यादा काम आएगा आपको, ठीक है। जीएस में उतना काम जो है वो सब कुछ नहीं आने वाला, मतलब पूरा जो इतिहास मैंने आपको बताया उतना काम नहीं आएगा, लेकिन जो फैक्ट बताए हैं, चाहे जो रिकमेंडेशन वगैरह बताए, वो सब काम आएगा, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन में अगर आप कुछ लिखना चाहें तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था, वहां पे कोट आप कोई भी लिख सकते हैं, या फिर जो मैंने स्टार्टिंग में दिया था कि वो क्या कहते हैं पीआरआई का डेफिनेशन बता दिया था, चाहे पीआरआई से आप क्या समझते हैं वो बता दिया, तो वो भी आप लिख सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि पीआरआई का इंपॉर्टेंस क्यों है, पीआरआई का होना जरूरी क्या है, क्या फायदा है इसे। देखिए सबसे पहला चीज ये है कि इट स्ट्रेंथन द ग्रास रूट डेमोक्रेसी, ठीक है। मतलब एक जमीनी स्तर पे जो है क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है डेमोक्रेसी को, ठीक है। और क्या है, टू डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग। देखिए डिसीजन मेकिंग को अगर एक ही व्यक्ति के हाथ में दे दिया जाएगा तो फिर ऑटोक्रेटिक शासन हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए उसको डिसेंट्रलाइज करने के लिए उसको जो है मैक्सिमम आदमी का पार्टिसिपेशन उसमें हो सके, इसके लिए जो है पीआरआई का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये है टू मूव फ्रॉम पेपर डेमोक्रेसी टू फंक्शनल डेमोक्रेसी, मतलब सिर्फ पेपर पे रूल बना दिया और वो डेमोक्रेसी में आप अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है किसी को मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। फंक्शनल होना चाहिए, सही टाइम पे सही चीज का जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, समझ गए। तो इसीलिए पेपर डेमोक्रेसी को फंक्शनल डेमोक्रेसी में चेंज करने के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इट लीड टू वुमन एम्पावरमेंट, ठीक है। वुमन एम्पावरमेंट जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे पॉलिटिकल अभी आप देखे होगा 33% रिजर्वेशन जो है वो दिया गया है किसमें, हाँ
लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेचर में, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर में। तो इसको आप ध्यान ध्यान रखिएगा, ठीक है। मोर देन 20 स्टेट्स रेज इट टू 50%। देखिए कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे रिजर्वेशन जो है वो 50% तक बढ़ गया, 20%, 20 स्टेट से ज़्यादा जो है वो, ठीक है। इसके अलावा 14 लाख वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड थ्रू PRI। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के द्वारा टोटल 14 लाख से भी ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इलेक्ट हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो पॉइंट है इसमें, इट लेड टू बेटर अकाउंटेबिलिटी बिकॉज ऑफ सोशल ऑडिट एंड सिटीजन चार्टर। देखिए सिटीजन चार्टर और सोशल ऑडिट जब होता है, दोनों का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। देखिए सोशल ऑडिट होगा चाहे सिटीजन चार्टर होगा, तो जो गांव के लोग हैं वो समझ रहे हैं कि कहाँ पे जरूरी है और कहाँ पे गलती है, वो भी वो समझते होते हैं। तो इसके वजह से जो है जो जो भी इसमें चुन के आते हैं, PRI में जो भी चुन के आते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो थोड़ा ज्यादा हो जाती है, ठीक है। ठीक है, समझ गए। चलिए फिर ये हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इट गिव्स प्लेटफॉर्म फॉर रेजिंग वॉइस फॉर वेरियस प्रॉब्लम्स। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है ग्राम लेवल पे, गांव लेवल पे, जो समाज तक या फिर सरकार तक सही से पहुंच नहीं पाती है, ठीक है। तो उसको भी ये प्लेटफॉर्म देता है ग्राम पंचायत के रूप में। अब मान लीजिए जो ये है मुखिया है, वो मुखिया अपने से ऊपर वाले को बोलेगा, चाहे क्या कहते हैं उसका DSP वगैरह से बात होता है, उससे बात होगा, फिर DSP से DM तक जाएगा, मतलब धीरे धीरे होते होते, मतलब ये समझिए SDO है और भी तरह के पोस्ट है, सबको इसमें जानकारी मिलेगी और सब क्या करेगा, अपने से ऊपर वाले को ट्रांसफर कर देगा। तो क्या हो रहा है, प्लेटफॉर्म मिल रहा है, वॉइस मिल रहा है जिसको कोई नहीं सुनने वाला था उसको। तो एक तरीके से भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फिर देते हैं सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। मतलब जहां पे जो चीज की व्यवस्था होनी चाहिए वही। आप सपोज कीजिए कि कोई पहाड़ी एरिया है, कोई प्लेन एरिया है, तो दोनों का पॉलिसी तो सेम नहीं ना होगा, ठीक है ना। पहाड़ी एरिया का पॉलिसी वहाँ के जो जरूरत है उसके हिसाब से होना चाहिए, और जो प्लेन एरिया है उसका पॉलिसी उसके हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। समझ गए इस चीज को। तो इस चीज को सिटीजन सेंट्रिक, यानी सिटीजन को क्या जरूरत है, ठीक है, नागरिक जो वो वहाँ का रहने वाला है उसको क्या जरूरत है, उसके हिसाब से गवर्नेंस जो है वो बनाया जाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये बनता है इससे, ठीक है। बेटर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, दैट इज लोकल सॉल्यूशन टू लोकल इशूज। यही मैंने कहा अभी कि लोकल इशूज का लोकल सॉल्यूशन होना चाहिए, इसलिए जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन है वो बेटर होगा, ठीक है। पॉलिसी सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसके अलावा सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट पे जो बर्डन है वो रिड्यूस होता है इससे। सेंटर और गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का जो काम वो तो काम अपना कर ही रही है, इसके साथ साथ जो गांव का जो प्रॉब्लम वगैरह है वो जो है वो लोकल लेवल पे अगर सॉल्व हो जाता है तो उनका बर्डन जो है रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। फिर आता है कि आर्टिकल 40 में जो है DPSP को इंश्योर करने का काम जो ये करती है स्थानीय स्वराज। देखिए आर्टिकल 40 में तो लिख दिया गया है, और अगर ये पंचायत व्यवस्था होता ही नहीं तो फिर कैसे इसको हम इंश्योर कर पाएंगे, DPSP जो लिखा गया है उसको। तो वो भी एक इंश्योर करने का काम जो है हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट सही से हो पाता है। देखिएगा बिहार वगैरह में बाढ़ वगैरह आ जाती है, तो जो है वो बहुत बेसिक लेवल पे आप देखिएगा कि अनाज के जो है वो बंटवा क्या वितरण होता है। फिर आप देखिएगा कि एक जमाने में तो हम लोग तो केरोसिन भी लेके आते थे, ठीक है। केरोसिन हो गया, अनाज हो गया, बाढ़ के टाइम पे तो ये सब चीज मिलता था, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, मतलब एक लेवल पे जो लोअर लेवल है वहीं से जो है वो इशू का समाधान हो रहा है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत सही से हो पाता है, और इमरजेंसी में इमरजेंसी रिलीफ भी मिल पाती है, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको। चलिए स्ट्रॉन्ग ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। देखिए जब लोकल लेवल पे कोई चीज होगा तो वहां पे पहुंचना आसान होता है, लोग तो कोई तरह का ग्रीवेंस होगा तो उसका भी रिड्रेसल बड़ी आसानी से होगा। तो ये कोर्ट पे जो है बर्डन को कम करने का काम करती है। तो इतना सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक चीज और इसमें एक पॉइंट है कि वुमेन केम टू कंप्लेन अगेंस्ट वायलेंस इफ देयर हैव वुमन सरपंच एंड हेड। अगर वुमन सरपंच होगी तो एक फायदा ये भी हो सकता है कि वुमन भी आगे आएंगी अपना कंप्लेन, अगर उनके साथ कोई कंप्लेन होता है, कोई उनके साथ केस होता है, कोई दुर्व्यवहार होता है, तो वो केस करने में या फिर शिकायत करने के लिए आगे बढ़ के आएंगी। अब आप देखिए कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे केरला में, ठीक है, यहाँ पे जो है मैक्सिमम फंड टू PRI रिजल्टेड पॉजिटिवली। मतलब क्या होगा, जितने भी फंड यहाँ पे मिलते हैं PRI को, उनका सही तरीके से उपयोग होता है केरला में, ठीक है। कुछ ये लोग जो है ना, ये जो मैं नाम दे रहा हूँ ये सब आदर्श ग्राम पंचायत है। जैसे हिरवे बाजार करके एक जगह है, ठीक है। हिरवे बाजार जो है वो पोपट राव पवार जी के अंदर आता है। पोपट राव पवार जो है वो उनके मतलब ग्राम के प्रमुख हैं, ठीक है।
तो उन्होंने बहुत अच्छा उनको जो है एक आदर्श ग्राम बना दिया है। अन्ना हजारे का नाम तो आप भी जानते होंगे, रालेगन सिद्धि से रिलेट करते हैं। इन्होंने अपने गांव को बहुत ही अच्छा बना दिया, आदर्श ग्राम समझ लीजिए इसको, ठीक है। मतलब एक आइडियल जो गांव होना चाहिए वैसा बना दिया इन लोगों ने। हिमाचल प्रदेश में जो है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का बहुत अच्छा ये जो है बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, समझ रहे। तो ये सब जो एग्जाम्पल है इसको आप लिखिएगा, देखिए छोटे छोटे पॉइंट हैं, कहीं ना कहीं ये काम आ जाता है, तो इसको लिख लीजिएगा। पोपटराव पवार हिरवे बाजार, अन्ना हजारे रालेगन सिद्धि, और हिमाचल प्रदेश में वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। और सबसे ज्यादा फंड कहाँ यूज हुआ है, केरला में, सही तरीके से, ठीक है। देखिए कुछ इशूज हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखिए पहला इशू है, ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा, लैक ऑफ फंड। भारत इतना बड़ा प्रदेश है, इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा देश है कि अब हर एक राज्य में हम सब कुछ नहीं दे सकते हैं, और राज्य में दे भी देते हैं तो राज्य का कितना ज्यादा पॉपुलेशन है या कितना ज्यादा उसका क्षेत्रफल है उसके हिसाब से भी डिपेंड करता है कि उसको कितना फंड मिलना चाहिए, ठीक है। तो लैक ऑफ फंड का जो इश्यू है हमेशा आप देखने को मिलता है। सो इट इज ओनली एबल टू कलेक्ट 5% ऑफ टोटल रिवेन्यू ऑफ एक्सपेंडिचर। आप देखिए जितना एक्सपेंडिचर होना चाहिए, मतलब जितना एक्सपेंडिचर होता है उसमें टोटल रिवेन्यू का सिर्फ 5% जो है वो फंड मिलता है, ठीक है। इट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन स्टेट गवर्नमेंट एंड फाइनेंस कमीशन डिवोल्यूशन। देखिए स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करना पड़ता है साथ में, या फाइनेंस कमीशन जो कुछ बोल दिया स्टेट का उस पर डिपेंड करना पड़ता है। 30% ऑफ फंड्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट्स आर टाइड फंड्स। देखिए 30% जो फंड है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो टाइड फंड है, मतलब स्पेसिफिक स्कीम के तहत ही वो यूज होता है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक है। द रिपोर्ट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन इज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। देखिए कितना कितना शर्म की बात है ये, समझ रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट को फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट देती है और स्टेट गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करती है। डिले इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स ऑफ टू पीआरआई, ये भी किया जाता है, मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को सही समय पर जो है डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया जाएगा फंड, ठीक है, डिले किया जाएगा उसमें। नो एडिक्वेट पावर टू टैक्स, और इनके पास कोई टैक्सेशन का पावर भी नहीं है, कहीं पे टैक्स भी नहीं लगा सकते हैं ज्यादा, ठीक है। समझ रहे हैं इस चीज को, कलेक्शन कर सकते हैं लेकिन टैक्स लगाना इनके बस की बात नहीं है, ठीक है। दूसरा आता है कि इशू रिगार्डिंग फंक्शंस, कुछ फंक्शन से रिगार्डिंग इश्यूज हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट हैव नॉट डिवॉल्व फंक्शन। स्टेट गवर्नमेंट ने क्लियर कट इनको फंक्शन जो है वो नहीं डिवॉल्व करके दिया है, ठीक है। इंटरफेरेंस बाय एमपीज एंड एमएलएज इन द फंक्शनिंग ऑफ पीआरआई। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो पीआरआई का जो फंक्शन है उसमें एमपी और एमएलए टांग अड़ाने लगते हैं, अपना जो है वो हीरोपनी शो करने लग जाते हैं, हीरो बनने लग जाते हैं। तो ये चीज गलत है, जिसका जो एरिया है वही होना चाहिए, ठीक है। मतलब ओवर ब्रीच नहीं कर सकते, आपका जो एरिया आप उसी में रहिए, ठीक है। तो ये चीज को समझना पड़ेगा। और क्या है, जैसे एमपी लेड फंड होता है, एमएलए लेड फंड होता है, तो ये जो फंड्स है वो अल्टरनेटिव अथॉरिटी के रूप में काम करता है। जो एमपी है एमएलए उनको ही मिलता है, ठीक है। सो दैट एक्टिंग एज अ अल्टरनेटिव अथॉरिटी, और दैट फंड्स गेट रूटेड थ्रू सच स्कीम्स। मतलब उनको जो भी स्कीम के तहत वो मिला है उसी स्कीम के तहत वो एमपी लेड और एमएलए लेड को खर्च कर पाते हैं। तो अगर किसी दूसरे में घट रहा है और यहाँ पे ज्यादा है तो भी उसको वो खर्च नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जिस मद में मिला वही खर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, एग्जिस्टेंस ऑफ क्या कहते हैं, पारा स्टेटेड बॉडीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पारा स्टेटेड बॉडीज मतलब ये हो गया, जैसे वाटर यूजर ग्रुप है एक यूपी में, विजिलेंस कमेटी बनाई गई है एचपी में, तो ये सब भी एग्जिस्ट करता है। तो ये सब इशू है, तो इस सब से क्या होगा कि जो स्पेसिफिक इशू है ना उसी पे फोकस हो पाएगा, ओवरऑल चीजों पे फोकस नहीं हो पाता है, ठीक है। समझ रहे हैं चीज को, तो कहीं पे ज्यादा फोकस हो गया, कहीं पे कम फोकस हो गया, तो ये एक तरीके से इम्बैलेंस लेकर के आ जाता है। और क्या है, इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनरीज। देखिए पहला आता है वैकेंसी जो है वो है बहुत ज्यादा पीआरआई के अंदर, जैसे मोर देन 25% पंचायत सेक्रेटरीज वैकेंट, पंचायत सेक्रेटरी की 25% से ज्यादा पोस्ट जो अभी भी वैकेंट है। बोस कमेटी आई थी, उनका रिपोर्ट क्या कहता है, उनका रिकमेंडेशन कहता था कि देयर इज इनएडिक्वेसी ऑफ स्टाफ इनएडिक्वेट है, कमी है स्टाफ्स की, इनएडिक्वेट क्वालिफिकेशन है स्टाफ्स का, जितना होना चाहिए उतना क्वालिफिकेशन उनका नहीं है, उनको लो इंसेंटिव मिलता है जितना उनका परफॉर्मेंस होता है उसके हिसाब से, पुअर टर्म्स एंड कंडीशन सर्विस का है, ठीक है। तो इन सब की वजह से जो है ज्यादा लोग ज्वाइन भी नहीं करते हैं, जो ज्वाइन भी करते हैं वो सही से काम नहीं करते, इसीलिए 25% पोस्ट जो है वो वैकेंट है। चलिए, और एक आता है उनका जो रिकमेंडेशन था उसमें एक चीज और होता है फेनोमेनन ना, सरपंच पति। सरपंच पति का जो फेनोमेनन है वो क्या है कि
कहीं कहीं पे देखिएगा कि वुमन सेंट्रिक सीट जो है वो हो जाता है, मतलब वुमन ही उस सीट पे खड़ी हो सकती है, तो वुमन खड़ी हो गई, जीत गई। अब क्या, उसका वुमन तो अपना घर का काम करती रहती है और उसका पति जो है वो सरपंच बन जाता है, उसका पति जो है वो वहाँ का मेन सब कुछ बन जाता है, ठीक है। अगर कोई औरत मुखिया बनी है तो वो मुखिया मतलब वो सिर्फ कागज पे है, असली मुखिया तो उसके पति जी हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं, इसका कॉन्सेप्ट ये एक तरीके का फेनोमेना है, ठीक है, इसको बोलते हैं सरपंच पति, ठीक है। सोशियोलॉजी का टर्म है, सही से इसको याद रखिएगा, कई बार पूछ देता है। पुअर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स। देखिए, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनका कैपेसिटी बिल्डिंग भी सही तरीके से नहीं हो पाता है, उनको सही से नॉलेज भी नहीं दिया जाता है, थोड़ा सा ट्रेनिंग भी होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड एआरसी कहती है कि नो सेक्रेटेरियल सपोर्ट एंड ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल। देखिए, सेक्रेटेरिएट से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है इनको, और साथ में ही ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो लाल फीताशाही वाले लोग हैं, जो बाबू लोग हैं, वो लोग ज़्यादा इनको वैल्यू ही नहीं देते हैं, जो ये लोकल लेवल पे चुन के जाते हैं उनको। तो सेकंड एआरसी का ये रिपोर्ट था कि सेक्रेटेरिएट से कोई सपोर्ट नहीं ज़्यादा मिलता है और ब्यूरोक्रेसी का बहुत ज़्यादा दबदबा हो गया है, ठीक है। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला पॉइंट जो है इसमें इशू में, वो कहते हैं कि डिलेड इलेक्शन। जैसे महाराष्ट्र में भी इलेक्शन को डिले किया गया था, पंचायत इलेक्शन को, ठीक है, और भी बहुत जगह पे होता है अभी। कई जगहों पे आप देखिएगा कि इलेक्शन को रोक दिया जाता है ना। अगर लास्ट 6 महीना है तब तो ठीक है, उसको वेट करना ही चाहिए, लेकिन उससे पहले अगर है, 6 महीने से पहले अगर है तो उसका इलेक्शन हो जाना चाहिए। तो लेकिन फिर भी जो है कई बार इलेक्शन को जो है वो डिले करते हैं। जैसे अब दिल्ली में भी देखिएगा हुआ था, तो बहुत डिले करके हुआ था, है ना। तो समझ रहे हैं इस चीज को, तो ये चीज भी एक इश्यू है। फिर आता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। सेकेंड एआरसी ने कहा था कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को थोड़ा इंडिपेंडेंट रहने दीजिए, ठीक है। और दैट इज अपॉइंटेड बाय एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव के द्वारा अपॉइंटमेंट जो है वो होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, समझ गए इस चीज को। फिर अगला पॉइंट जो आता है 6 नंबर पॉइंट, वो होता है लैक ऑफ सपोर्ट का पॉइंट। देखिए, कहते हैं कि जो एवरी ग्राम पंचायत नीड टू प्रिपेयर ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, ठीक है। हर एक ग्राम पंचायत को जरूरत है कि ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान को डेवलप करे। नीड एक्सपर्टीज एंड सपोर्ट, नीड एक्सपर्टीज एंड सपोर्ट का मतलब ये हुआ कि कोई भी जो एक्सपर्टीज है, कोई भी जो मतलब किसी भी मामले में अगर कोई एक्सपर्ट है या कोई सपोर्ट वो कर सकता है, ठीक है, तो वैसे व्यक्ति को लेकर के आइए, और ऐसे व्यक्ति को ही इस ग्राम पंचायत में जो है वो मतलब इलेक्ट करके लेके आना चाहिए। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान में वैसे व्यक्ति की भागीदारी होनी बहुत ज्यादा आवश्यक है, ठीक है। चलिए, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये तो हर जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा, हर एक जितना भी लेक्चर में लिया हूँ इसमें ये पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर डिजिटाइजेशन, ये सब कॉमन पॉइंट है, ठीक है। सही से पंचायत भवन नहीं है, मुखिया को रहने के लिए मतलब काम करने के लिए जगह नहीं है, ठीक है। सरपंच कहाँ पे बैठ के जो है वो काम करेगा, है ना। तो इस सब का कमी है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और डिजिटाइजेशन तो बिल्कुल है नहीं। मोबाइल किसी के पास है, किसी के पास नहीं है भी तो नेट नहीं है उसमें, है ना। नेट भी है तो नेटवर्क नहीं है, तो बहुत तरीके का प्रॉब्लम है। तो डिजिटाइजेशन भी पुअर है, प्रॉपर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट हो गया। 8वां पॉइंट अगर हम देखें तो देखते हैं पॉलिटिसाइजेशन ऑफ पीआरआई। पीआरआई का भी पॉलिटिसाइजेशन कर दिया आज के डेट में। देखिए कि पीआरआई में क्या होता है कि जनरली जो है पंचायत में मतलब क्या कहते हैं उसको, पार्टी लोगों का जो है पहले ये नहीं होता था, दबदबा नहीं होता था, अब पार्टी बेस्ड जो है पॉलिटिक्स हो गया इस लेवल पे भी। तो ये भी एक इशू का बात है, ठीक है। चलिए, एक और जो ये पॉइंट में थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। हरियाणा गवर्नमेंट इज अबाउट टू पास राइट टू रिकॉल ऑफ पंचायत मेंबर्स। ये क्या था राइट टू रिकॉल ऑफ पंचायत मेंबर्स? उन्होंने ये कहा था कि अगर 50% वोट मिल जाएगा उसके अगेंस्ट में, उस व्यक्ति के अगेंस्ट में जो वहां का मेंबर है, देन दे विल बी रिमूव्ड। ऐसा ये मैंने पॉइंट लिख लिया था इसलिए मैंने डाल दिया। इस चीज को समझिए, इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हरियाणा गवर्नमेंट ये पास करने वाली थी ये चीज, ठीक है। तो राइट टू रिकॉल ऑफ पंचायत मेंबर्स, ये थी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, कुछ स्टेप्स जो है दैट इज टेकन बाय गवर्नमेंट, वो क्या क्या स्टेप है उसको हम जरा देखते हैं। पहला है आरजीएस। आरजीएस का मतलब राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। ये क्या था? राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण योजना, ठीक है, आरजीपीएसवाई। इसको मर्ज कर दिया गया आरजीएस में, ठीक है। अब ये जो राजीव गांधी जी का जो प्लान था पंचायत सशक्तिकरण योजना, उसको राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत मर्ज कर दिया गया। इसका एम क्या है? इसका एम है सबका साथ, सबका गांव,
सबका विकास। ठीक है, ये एम याद रखिएगा, सबका साथ सबका गांव सबका विकास। किसका टैगलाइन है? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का। ठीक है, ग्राम स्वराज। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करती है, यानी स्किल इन्हेंसमेंट होना चाहिए। डेवलपिंग गवर्नेंस कैपेबिलिटी, मतलब गवर्नेंस की कैपेबिलिटी जो है उसको भी डेवलप करनी चाहिए। ठीक है, सो दैट द ग्राम पंचायत विल अचीव द SDG गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसको ग्राम पंचायत जो है वो अचीव कर सके। ठीक है, तो पहला तो आपको समझ में आ गया स्टेप। दूसरा है ये पीपल प्लान कैंपेन। ये भी जो है ये इसके अंदर क्या हुआ था कि ग्राम सभा को एक मतलब ग्राम सभा को डेवलप करने के लिए कहा कि आपका जो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान है 2022-23 तक, उसको सही से कीजिए। ये किसके अंदर? पीपल्स प्लान कैंपेन। ठीक है, तो अंडर दिस एवरी ग्राम सभा हैव टू डेवलप देयर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान टिल 2022 एंड 23। तो उसको डेवलप करने की बात की सही तरीके से। सो एवरी पीपल विल इवॉल्व इन डेवलपमेंट प्रोसेस, ताकि हर एक व्यक्ति का इसमें भागीदारी हो सके। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया पीपल्स प्लान कैंपेन। फिर आया ई पंचायत वेब पोर्टल। ये एक वेब पोर्टल है, तो इसके लिए मतलब फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ स्कीम्स एट पंचायत लेवल। पंचायत लेवल पे किसी भी प्लान का जो है वो बेटर इवेल्युएशन हो, इम्प्लीमेंटेशन हो, मॉनिटरिंग हो स्कीम का, उसके लिए आया ई पंचायत वेब पोर्टल। ठीक है, इसमें जो है डॉक्यूमेंट मेंटेन एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में जो है डॉक्यूमेंट को मेंटेन किया गया। जो भी डॉक्यूमेंट वहां पे लिया जाता है उसको स्कैन वगैरह करके सेव करके वेबसाइट मतलब उस पोर्टल पे क्लाउड के थ्रू सेव करके रखा जाता था। ठीक है, जाता है मतलब लर्निंग वीडियोज भी उस पे है। ठीक है, जिससे कि आप बेस्ट प्रैक्टिस समझ सके पंचायत को किस तरीके से और अच्छा बनाया जा सकता है, ऐसे वीडियोज भी उस पे डाले गए हैं। ठीक है, अगला जो इसमें स्टेप है वो है ई ग्राम स्वराज। ई ग्राम स्वराज के बारे में याद रखिएगा, इसका एम है टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड स्ट्रेंथन ई गवर्नेंस इन पंचायती राज थ्रू प्लानिंग एंड बेटर वर्क मॉनिटरिंग। देखिए इसका एम क्या क्या कह दिया कि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, ई गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए, मतलब पंचायती राज में ई गवर्नेंस को जो है स्ट्रेंथ करने के लिए प्लानिंग होना जरूरी है, और साथ में ही बेटर वर्क मॉनिटरिंग का होना जरूरी है। वर्क मॉनिटर होना चाहिए सही से। ठीक है, वर्क का जो सही से जो है वो देखभाल भी होनी चाहिए कि सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके लिए ई ग्राम स्वराज बनाया गया, टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड स्ट्रेंथनिंग ई गवर्नेंस इन पंचायती राज थ्रू प्लानिंग एंड बेटर वर्क मॉनिटरिंग। चलिए अगला है कि ग्राम पंचायत अवार्ड दिया गया। कब दिया गया? ग्राम पंचायत डे पे। ये कब आता है? 24 अप्रैल, यानी 24 अप्रैल को ग्राम पंचायत डे मनाया जाता है, और उस दिन जो है ग्राम पंचायत अवार्ड जो है वो वितरित किया जाता है। ठीक है, अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? देखिए सेकेंड ARC का जो रिपोर्ट है वही वे फॉरवर्ड है जनरली। तो पहला क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। इन्होंने सेकेंड ARC ने प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरी की बात की, सब्सिडियरिटी की बात की। मतलब क्या हुआ, इन्होंने कहा कि सेंट्रल अथॉरिटी शुड नॉट एक्सरसाइज फंक्शन विच कैन बी कैरीड आउट इफिशिएंटली या इफेक्टिवली एट लोकल लेवल। ऐसा कोई भी फंक्शन जो लोकल लेवल पे इफेक्टिवली किया जा सकता है उसमें सेंट्रल अथॉरिटी जो है फालतू का टांग ना आ रहा है, उसको वो करे ना। ठीक है, ये कहा गया प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडरी में, सब्सिडियरिटी में, किसके द्वारा? सेकेंड ARC के द्वारा। ठीक है, चलिए दूसरा आता है एक्टिविटी मैपिंग। ये क्या था? map the development activity and allocate it to respective tier of local government। अब ये देखिए इसने कहा कि मैपिंग करना है कि डेवलपमेंट एक्टिविटी कहाँ पे कितना हुआ है, उसकी मैपिंग की जानी चाहिए। ठीक है, और उसके साथ में ये देखा जाना चाहिए कि कितना काम हुआ है और कितना काम बाकी है, और उस हिसाब से जो रिसोर्स का क्या कहते हैं एलोकेशन होना चाहिए। ठीक है, समझ गए? टीयर बाय टीयर ऐसा होना चाहिए, हर एक टीयर पे अलग अलग। ठीक है, समझ गए? तीसरा जो है वो उन्होंने कहा कि एक्शन टेकन रिपोर्ट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है, मस्ट बी सबमिटेड। ये जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है स्टेट फाइनेंस कमीशन का, उसको भी सबमिट किया जाना जरूरी है। ये नहीं किया जाता तो उसको सबमिट करना जरूरी है, करना चाहिए। क्लियर कट डेफिनेशन ऑफ फंक्शन परफॉर्म्ड बाय PRI मस्ट बी इंश्योर्ड। इसका हाँ क्या क्या फंक्शन है उसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए, और उसको पूरे क्लियर तरीके से, ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो, वो डिफाइन कर दीजिए, ताकि PRI के अंदर जो व्यक्ति है जो चुन के आया है उसमें वो सही से उस फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सके। उसका डेफिनेशन जो है क्लियर कट होना चाहिए, कुछ भी वेग नहीं होना चाहिए। ठीक है,
और किसके अंदर क्या रोल है, किसका क्या काम है, सब क्लियरली पता होना चाहिए, ठीक है। मूव devolution of functions and funds from voluntary to कंपल्सरी प्रोविजन। हाँ देखिए, कुछ ऐसे फंड हैं जो वॉलंटरी फंड होते हैं, उसको कंपल्सरी कीजिए, वॉलंटरी कीजिएगा तो अगर जो व्यक्ति चुन के आया, अगर उसका मन होगा तो करेगा, नहीं मन होगा तो नहीं करेगा। तो इसीलिए वैसे उसके हाथ में जो सर्वसम्मति से जो चीज होनी, मतलब ज्यादा आदमियों का जहाँ पे फायदा हो सके, ठीक है ना, वो वाली काम होने चाहिए। सो वॉलंटरी से इसको कंपल्सरी कर देना चाहिए। फिर छठा जो पॉइंट है वो कहते हैं इंश्योर ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ मेंबर एज वेल एज वुमन मेंबर्स। देखिए, सभी जो वुमन मेंबर हैं, चाहे जो भी मेंबर है, पुरुष मेंबर चाहे वो मेंबर, सबका कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, मतलब समय समय पर ट्रेनिंग होना चाहिए, और समय समय पर उनका वो कहते हैं स्किल को जो है बढ़ावा देना चाहिए, स्किल को सही तरीके से ट्रेन करना चाहिए, इसको इसका इंश्योरिटी होना बहुत जरूरी है। फिर सातवां जो पॉइंट कहते हैं वो है कि नीड ऑफ टाइमली इलेक्शन एंड स्ट्रेंथनिंग द स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, साथ में टाइमली इलेक्शन का होना जरूरी है, मतलब डिले नहीं होना चाहिए, टाइम पे होना चाहिए, ठीक है। फिर एवरी पीआरआई शुड हैव फुल टाइम सेक्रेटरी। फुल टाइम सेक्रेटरी जो है एवरी पीआरआई में, हर एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में फुल टाइम सेक्रेटरी का होना मस्ट कर देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में एवरी पंचायत शुड बी गिवन टेक्निकल असिस्टेंट। हर एक पंचायत को टेक्निकल असिस्टेंट दिया जाना बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आज के डेट में अगर डिजिटल डिवाइड रहेगा तो सही से परफॉर्म नहीं हो पाएगा, समझ रहे। शहरों में सही से काम हो रहा है, गाँव में नहीं काम हो रहा, तो तालमेल नहीं बैठ पाएगा, समझ रहे इस चीज को। इसीलिए टेक्निकल असिस्टेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला है यूज ऑफ आईसीटी, ठीक है। आईसीटी का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म बताइए तो आईसीटी का, पीछे बताया हुआ पहले पहले के लेक्चर में आईसीटी, ठीक है। चलिए, तो आईसीटी का यूज होना चाहिए बेटर सर्विस डिलीवरी के लिए, यानी कि इंटरनेट का, कंप्यूटर का, टेक्नोलॉजी का सही से यूज होना चाहिए, ठीक है। समझ गए इस चीज को, ताकि सर्विस डिलीवरी सही से हो सके। अब चिट्ठी भेजिएगा उसे जल्दी तो ईमेल पहुंच जाएगा, है ना, तो इसीलिए इस सब का यूज, जो टेक्नोलॉजी है, नया टेक्नोलॉजी, उसका यूज होना जरूरी है। साथ में एक्टिव पार्टिसिपेशन इन फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। देखिए, जब भी कोई ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनाया जाता है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। फिर आता है कि नीड ऑफ मॉडल सिटीजन चार्टर फॉर पंचायत। एक मॉडल सिटीजन चार्टर बनाया जाना चाहिए, और उसको बेस मान करके सभी पंचायत जो है वो एक्ट कर रहे हैं, उसको ही उस सिटीजन चार्टर को मॉडल माना जाए, और उसी के बेस पे सारा पंचायत जो है वो एक्ट करना चाहिए, ठीक है। फिर कहते हैं कि पीआरआई शुड गिवन चांस टू क्रेडिट, मतलब क्रेडिट देने का जो है इनको एक व्यवस्था होना चाहिए। एक्सेस टू लोन फ्रॉम बैंक्स एंड गवर्नमेंट, बैंक और गवर्नमेंट लोन भी ले सके, ऐसी भी व्यवस्था किया जाना उसमें जरूरी है, ठीक है। एवरी स्टेट शुड हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल। प्रत्येक लेजिस्लेटिव जो प्रत्येक स्टेट है उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल का होना जरूरी है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है, सब में है नहीं, ठीक है। कहाँ कहाँ पे है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जरा बताइए तो, ठीक है। चलिए, फिर आता है नीड टू सेंड पीआरआई मेंबर टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, और पीआरआई मेंबर को लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजना भी जरूरी है, ठीक है। ऐसा रिकमेंडेशन है, ऐसा मतलब ऐसा वे फॉरवर्ड है, ठीक है। चलिए, एक चीज आपको मैं बता दूं कि अगर आपको ये याद नहीं रहता है कि कहाँ कहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो आप एक कोड याद रखिएगा। ये कोड है आम का बीज तो यूपी में है, आम का बीज तो यूपी में है। अब इस कोड से ना आपको ये याद रह जाएगा कहाँ कहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो देखिए, आ से होगा आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र। म से हो जाएगा महाराष्ट्र, क से हो जाएगा कर्नाटक, ब से हो जाएगा बिहार, ज से जम्मू होता था लेकिन अब नहीं है जम्मू, ठीक है, इसको हटा दीजिए। त से हो जाएगा तेलंगाना, और यू से हो जाएगा यूपी। अब देखिए, आंध्रा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, तेलंगाना, यूपी। पहले 7 था, अब 6 बच गया, ठीक है। इसको कंफर्म कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, समझ गए, ये याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है प्रिंसिपल्स ऑफ रिफॉर्म्स। देखिए, कुछ रिफॉर्म के प्रिंसिपल हैं, क्या क्या होना चाहिए ये देख लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ रिफॉर्म को अगर बोले तो ऐसे ही गोला मारिएगा, और हब एंड स्पोक, क्या कहते हैं इसको, हब एंड स्पोक, ठीक है।
तो ये बना दीजिएगा डायग्राम। तो पहला लिख देते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, इसकी चर्चा मैंने की थी। फिर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होना जरूरी है, फिर डिलीनिएशन ऑफ द फंक्शन होना जरूरी है, सिटीजन सेंट्रिसिटी का होना जरूरी है, सबकी बात हमने किया हुआ है। डेवलपमेंट डेवोल्यूशन ऑफ रियल टर्म्स का होना जरूरी है, साथ में कन्वर्जेंस भी होना चाहिए, ठीक है। मतलब मुद्दों को एक साथ रख करके प्रस्तुत किया जाना चाहिए। समझ गए इस चीज को, ताकि मतलब स्ट्रेंथ में सम्यक विकास हो सके, हर एक इलाके में सही तरीके से विकास हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक इलाके में ईर घाट, दूसरे इलाके में वीर घाट, मतलब एक में बहुत अच्छे हैं दूसरे में कैसा भी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही सही सब में बढ़िया बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स जरा देख लेते हैं। देखिए कहते हैं कि कर्नाटका हैज सेपरेट कैडर फॉर पीआरआई। पीआरआई के लिए उनके पास एक अलग कैडर ही है कर्नाटका के पास। दे हैव मोर देन 50% वुमेन रिप्रेजेंटेटिव कर्नाटका में, मोर देन 50% है ना वुमेन रिप्रेजेंटेटिव है। केरला डेवलप्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ फंड्स, है ना, डिवॉल्व हाईएस्ट नंबर ऑफ, ये इसकी चर्चा हमने की थी, एंड फंक्शंस। ऑल्सो दे हैव मर्ज्ड 5 डिपार्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू पीआरआई। उन्होंने क्या किया था, जो डिपार्टमेंट जो है, 5 डिपार्टमेंट है पीआरआई के वहां पे पहले थे, उसको मर्ज कर दिया है और उसको मर्ज करके एक बना दिया। वो 5 डिपार्टमेंट थे, डिपार्टमेंट ऑफ पंचायत जो था, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन रूरल प्लानिंग और लोकल सेल्फ गवर्नेंस इंजीनियरिंग, ये 5 थे, ठीक है। इस पांचों को मिला करके उन्होंने यूएलएसजीडी बना दिया। ये क्या है यूएलएसजीडी? ये जो यूएलएसजीडी है इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड लोकल सेल्फ सर्विस, ठीक है। यूनिफाइड लोकल सेल्फ सर्विस, सॉरी, यूनिफाइड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यूनिफाइड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इंश्योर यूनिफाइड एक्शंस फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम, ये भी इसका एक वे फॉरवर्ड हो सकता है, ठीक है। समझ गए इस चीज को। चलिए यूनिफाइड एक्शन होना चाहिए। अब देखिए एक्चुअली ये जो यूनिफाइड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाए उससे क्या होगा, उससे यही होगा जो इंश्योर करेगा यूनिफाइड एक्शन को, ये होना चाहिए, तो ये उन्होंने कर दिया, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिए, केरला वाला भी जो है आप याद रखिएगा, ठीक है। बेटर इंप्लीमेंटेशन अगर होगा तो बेटर रिजल्ट निकल के आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए अब कंक्लूजन जो आप खुद ही माहिर हो चुके होंगे, 30-35 लेक्चर आप बना दिए हुए हैं, तो जितना देख लिए इतना नोट्स बना लिए तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए वैसे मैं बता देता हूँ क्या लिख सकते हैं। वी हैव गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पीआरआई इन टर्म्स ऑफ 73rd अमेंडमेंट एंड हैव स्टार्टेड द वर्क ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, बट द नीड ऑफ आवर इज टू फॉलो द लॉ बाय लेटर एंड स्पिरिट, नॉट ओनली इट reside only on the paper, so that Gandhi's vision of Gram Swaraj would come to light। समझ में आया? मतलब मैंने क्या कह दिया कि हमको जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 73rd अमेंडमेंट में मिला, उसके बाद हमने जो है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया। लेकिन अभी जो नीड ऑफ आवर है, इस समय की जो मांग है वो क्या है कि हम जो भी लॉ बनाते हैं उसको लेटर एंड स्पिरिट से फॉलो करें, ना कि सिर्फ पेपर पे, जिससे कि गांधी जी का जो विजन है ग्राम स्वराज का, उसको सही जो है मतलब सही ग्राम स्वराज का जो उनका विजन है वो सही समय पर साकार हो सके, सही दिशा में साकार हो सके और सच में साकार हो सके, ठीक है। और जो है आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि पीआरआई द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर अल्टीमेट एम ऑफ वेलफेयर इंक्लूसिव ग्रोथ, एंड यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है, एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, ये है एंड, ठीक है, एंड इंक्लूसिव growth. It is the best ways of means rather than top down approach. We need the bottom up approach in development process। देखिए क्या कहता हूँ, ये कहता हूँ कि it is the best ways of means, ठीक है, बहुत अच्छा, this is the best ways of means है, और साथ में rather than आपको टॉप डाउन अप्रोच के जगह पे आपको क्या क्या चाहिए, we need बॉटम अप अप्रोच है, जिससे कि डेवलपमेंट प्रोसेस थोड़ा सा आसानी से, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना है, ऊपर से नीचे नहीं जाना है, ठीक है। स्थानीय लेवल से पॉलिसी बना के उसके हिसाब से जो है इम्प्लीमेंट करते चलिए, और ऊपर में जाकर के तब बताइए कि रिपोर्ट क्या आया, ठीक है। चलिए एक चीज और, गांधी जी का एक कोट है जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, वैसा ही एक और कोट है कि उसको भी आप लिख लीजिए। देखिए ये सब कोट जो अगर आप याद रखिएगा ना, 15 से 20 कोट आपको याद करना पड़ेगा, उसी से आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। माई आइडिया ऑफ ग्राम स्वराज इज दैट इट इज अ कंप्लीट रिपब्लिक
independent of its neighbor for its own vital wants and yet interdependent for many others in which dependence is necessary। देखिए कितना अच्छा चीज लिखा हुआ है कि इनका जो आइडिया है ग्राम स्वराज का, वो क्या है कि कंप्लीट रिपब्लिक होना चाहिए, पूर्ण तरीके से ये जो गणतंत्र होना चाहिए, ठीक है। और ये अपने नेबर से तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन अपने अंदर जो है वो इंटरडिपेंडेंट होना चाहिए, ताकि एक दूसरे का डिपेंडेंस अगर रहेगा तो वो सही से काम कर पाएगा, ऑटोक्रेटिक नहीं बनेगा, सबको एक दूसरे की जरूरत है नीचे, ठीक है, एक तबके में। और अगर बाहर से रिलेटेड नहीं है, एक स्टेट दूसरे स्टेट से जो है कोई ऐसा इंडिपेंडेंट है, तो ज्यादा जो है वो झगड़ा नहीं होगा। आप ये भी देख लीजिए, काम जो है आसानी से होगा, लेकिन इंटरनली अगर सौहार्द नहीं रहेगा तो फिर बॉन्डिंग भी नहीं बन पाएगी। तो कितना अच्छा टर्म है इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। एक चीज और आप लिख सकते हैं, महात्मा गांधी की एक और कोट है, इम्पावर्ड पंचायत इज फाउंडेशन ऑफ ग्राम स्वराज। ये भी आप छोटे छोटे को तो आप आसानी से लिख सकते हैं, इम्पावर्ड पंचायत इज फाउंडेशन ऑफ ग्राम स्वराज, महात्मा गांधी जी का ये कोट है। देखिए मैं जनरली ये लिखता था, मैं ये लिखता था कि अगर अगर हम लोगों ने ग्राम पंचायत को सही से नहीं किया तो गांधी जी का जो विजन वो कंप्लीट नहीं होगा, एंड दैट इज राम राज वुड इनकम्प्लीट विदाउट ग्राम राज, ठीक है। इसीलिए ग्राम राज्य का होना होना जरूरी है, ठीक है। राम राज्य तभी आएगा जब ग्राम राज्य होगा। तो कुल मिलाकर के आपको ये लेक्चर अच्छा लग गया होगा, मैंने बहुत टाइम लिया आपका, उसके लिए सॉरी, ठीक है। बट अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। 2-4 लाइक सब्सक्राइब आप लोग भी करवा दीजिए, और ये जो स्कैनर है इसको स्कैन करके जो है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। बस आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।